हेलो दोस्तों। तो आज सर्कुलर मोशन में हम आगे का टॉपिक शुरू करेंगे और आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में कि सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है और किस तरीके से उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है, लेकिन हम वो टॉपिक शुरू करने से पहले ये चाहेंगे कि जो पिछले लेक्चर में हमारा हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे एक्सेलरेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए, अगर उन क्वेश्चंस की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, और चलिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए इसमें कि अगर फॉर्मूलों की बात करें तो फॉर्मूले हमारे पास थे, और एक फार्मूला था v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एक ये फार्मूला था। दूसरा हमारा फार्मूला था कि जो आपका अल्फ़ा होता है, वो आपका अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है जो वो होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, एक ये होता है। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये होता है। अगर बात करें नेक्स्ट की यानी सेकेंड की, तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी का स्क्वायर, ये होता है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये होता है आपका ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ये हमारे इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ज़रा इन्हें ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, वो बोर्ड स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर with a linear speed of 10 meter per second. Find the angular velocity. तो देखिए हमें दिया क्या है, बोल रहा है कि पार्टिकल जो जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है r, और r की वैल्यू दे रखी है, जो r है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, यानी हम इसे लिख सकते हैं 0.2 मीटर के बराबर। जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। आगे बोल रहा है कि लीनियर स्पीड क्या होता था v, और v की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। हमसे ओमेगा पूछ रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए हमें पता है यहाँ पे कि v इज इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, और ओमेगा हमसे पूछ रहा है तो ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r। तो v की वैल्यू अगर देखी जाए तो v की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 अपॉन r की वैल्यू है 0.2, तो 0.2। तो ये आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम आ जाएगा, तो ये आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जिस तरीके का डाटा गिवन होगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। चलिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से कोई पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि जो इनिशियल एंगुलर स्पीड होगी यानी ओमेगा नॉट, इसकी वैल्यू 0 होगी। ये तो बात ठीक है। एंड अचीव एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड, बोल रहा है कि कुछ समय बाद, यानी ओमेगा की बात कर रहा है, ये 50 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये घटना घट रही इन 10 सेकेंड, बोल रहा है एंड अचीव एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी टाइम अपने को दे दिया गया है 10 सेकेंड के बराबर।
हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट अल्फ़ा एंड थीटा। हमसे बोल रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू इस टाइम क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। अपने को तीन डाटा गिवन है, तीन डाटा गिवन है, अपने को कोई इसमें से चौथा चाहिए। तो देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन दिया क्या है, ओमेगा नॉट ओमेगा टी, और हमसे अल्फ़ा पूछ रहा है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टाइम गिवन है इसीलिए थीटा के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज थीटा कैलकुलेट करने के लिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, जब इसे रखेंगे तो हम फर्स्ट को सॉल्व करें अल्फ़ा के लिए, तो ये हमारा एक तरीके से मानिए फर्स्ट था और ये सेकेंड था। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमसे अल्फ़ा पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ये हमने रखा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50, तो आप 50 पुट करिए, इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 0। अल्फ़ा हमसे पूछा है, टाइम कितना दिया गया है 10 सेकेंड, यहाँ 10 पुट करिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 10, यानी ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 50, तो हम यहाँ बोलेंगे 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 50, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 50/10, यानी ये आएगा 5 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, 5 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए, हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा की बात थी। तो जब तक देखिए, अगर डायरेक्टली हमसे थीटा भी पूछ दिया होता तब भी हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में अल्फ़ा गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। अब थीटा चाहिए, ये भी आप पुट कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, आप ये पुट कर दीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 0, आप यहाँ पे 0 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड पुट करिए, हाफ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है 5, टाइम कितना दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं और इसको भी हटा दे रहे हैं, जो भी डाटा चाहिए था अब हो गया है। अब देखिए, यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, प्लस इसे लिखिए हाफ इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 आप लिख सकते हैं 100, ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, आप ऐसे भी लिखें 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 5 5 ज़ा 25, तो ये आएगा 25 इंटू 10, यानी कि ये आ जाएगा 250 रेडियन, 250 रेडियन, और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो थीटा होता है वो एक एंगल होता है, और एंगल को मेजर करते हैं अपन रेडियन में। बात ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसे हटाते हैं। सॉरी, अभी उसको हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अभी रहने दें। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये ओमेगा। चलिए, अब आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अ फैन रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, बोल रहा है कि टेक्स 20 सेकेंड इन ऑर्डर टू कम टू रेस्ट। बोल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक पंखा था और वो पंखा की शुरुआती यानी कि इनिशियल एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी जो थी वो 100 रेडियन पर सेकेंड थी।
ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आगे बोल रहा है कि 20 सेकेंड के बाद, मतलब t इज इक्वल टू 20 सेकेंड हो जाता है तो ये पंखा रेस्ट में आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी यानी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू 0 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 100 है, आप यहाँ पे 100 रखें, प्लस अल्फ़ा हमसे पूछा है, टाइम 20 सेकेंड दिया है। अब देखिए ये अल्फ़ा इंटू 20 यानी 20 अल्फ़ा दे रखा है, तो आप इसे इधर लाइए या इसे इधर लाइए। अगर इसे लाएंगे इधर तो -20 अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन -20। तो जब इससे कट करेंगे तो आएगा -5, तो ओवरऑल आ गया -5 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सॉरी, हाँ जी, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अब रहन देते हैं। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं, वो अपन बाद में सॉल्व करेंगे। इसमें भी अब देखिए ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम आपको एनसीईआरटी के बचे हुए जो क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन के, वो आपको कंप्लीट करा देंगे। चलिए अब अपनी मेन हेडिंग आ रही है, और वो हेडिंग क्या है कि एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखिए हम रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे मतलब हमारी हेडिंग होगी कि एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो हमारी हेडिंग है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा ज़रा उससे अब देखा जाए। तो देखिए हम बात करेंगे रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो ये शेडिंग के अंदर अपन सब हेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे रेडियल एंड टेंजेंशियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा अलग से समझेंगे, अलग तरीक़ों से समझेंगे। ठीक है, ताकि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि हम एक्चुअल में यहाँ पे बात किसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं वो चीज़ समझेंगे। तो हम रेडियल और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। हम ये समझेंगे इसमें कि रेडियल और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो देखिए हम लिखेंगे रेडियल एंड टेंजेंशियल, रेडियल एंड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, हम इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सर्कल है। ठीक है, अगर ये कोई सर्कल है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जैसे ये हमने बनाया, अगर अब बात करें रेडियल और टेंजेंशियल की, तो रेडियल और टेंजेंशियल का मतलब क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये आपका होगा 80, क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग है। अब यहीं पे बात किया जाए अगर ऐसे, तो एक एक्सेलरेशन आपको ये मिलेगा जिसको बोलेंगे AR, इसको बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा इसको, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे R कैप बोल देंगे,
और इसे टी कैप बोल देंगे। अगर वेक्टर आपने पढ़ा है तो वेक्टर में आपने देखा होगा कि जो कैप होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि रेडियल वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर अगर होता है किसी सर्कल में तो उसकी मतलब वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट ये एक तरीका था। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे होगा। अब देखिए इसके अगर आगे की कहानी देखी जाए तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जो रेडियल यूनिट वेक्टर होगा वो होता क्या है। रेडियल यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो हमारी हेडिंग है रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अ रेडियल यूनिट वेक्टर इज अ रेडियल यूनिट वेक्टर इज a radial unit vector is outward vector is radially outward radially outward is along the normal along the normal। ठीक है, अब देखिए along ये तो हो गई रेडियल यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। तो आप सबको पता है कि ये टेंजेंट के along होता है और ये फिर नॉर्मल के along होता है। ठीक है, वही है कि अ रेडियल यूनिट वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड इज along द नॉर्मल, ये नॉर्मल के along होगा। और इसे अगर देखा जाए तो आर कैप से डिनोट किया जाएगा और इसे बोला जाएगा रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर इसे हम ये नाम देंगे। ठीक है, तो ये रेडियल यूनिट वेक्टर आपको पहले ही फोटो में दिखा दिया गया है। अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के बारे में। तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये जो होता है वो डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट होता है। मतलब अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें या टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ये कि ये डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होती है, हम ये शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे इसको डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, हम ये बोल सकते हैं। बात समझ में आएगी। तो यहाँ से अगर इसकी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है टी कैप से, और इसे हम नाम दे देते हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर हम ये नाम दे देते हैं। ठीक है, जरा इसे एक बार कॉपी करिए और समझिए। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इसके थ्रू या इसके हेल्प से हमें लिखना क्या है, जरा उस चीज़ को अपन समझेंगे। ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे और इसी की हेल्प से हम चलेंगे इसके एक्सेलरेशन के ऊपर, और वहाँ से आपको समझ में आएगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है और फिर रेडियल एक्सेलरेशन का एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं, आप फोटो वहाँ से देखिए, फोटो की हेल्प से ही बात करेंगे। अभी हम इसको गायब कर रहे हैं। ठीक है, और हम बात करने जा रहे हैं रेडियल के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो एंगल था वो थीटा था। ठीक है, अब देखिए इसके कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वो आएगा आपका वो इस डायरेक्शन में
और एक कंपोनेंट आपका इसके परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि ये थीटा कौन सा होगा। आप ऐसे लेके आइए, ये आपको पता है 90 डिग्री होगा, तो ये फिर आपका 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये फिर आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये भी आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये ओवरऑल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो एक्चुअल में हमें यही चाहिए था कि ये थीटा इसमें से आखिर है कौन, थीटा आखिर है कौन। तो अब हमें मिल गया थीटा। अब यहाँ पे समझिए, ये यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, यानी आर कैप की बात कर रहा है। तो ज़रा इसे आप ध्यान से देखिए, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है, तो अगर हम ये तो डायरेक्शन बता रहा था ना, लेकिन अगर इसके वेक्टर की बात करें, अगर इसके वेक्टर की बात करें तो इसके वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 cos थीटा, ये लिखेंगे। ठीक है, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो लिखेंगे 1 cos थीटा, और ये आपका आ जाएगा 1 sin थीटा। ठीक है, 1 sin थीटा। तो इसी आर कैप को अगर हम इस फॉर्मेट में दिखाना चाहें, इसकी हेल्प से दिखाना चाहें, तो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आर कैप है उसे क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा, तो लिखेंगे 1 cos थीटा। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस आई कैप, ये फिर प्लस 1 sin थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 sin थीटा, और किसके अलोंग है, जे कैप के अलोंग है, तो मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है, तो लिखेंगे जे कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो आर कैप इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो हम आर कैप को ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर कैप को हम ये भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आर कैप इज इक्वल्स टू क्या मिला है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये मिल गया। तो ये तो एक की बात थी कि हम अगर रेडियली देख रहे थे, अब हम टेंजेंशियली देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं, टेंजेंशियली देखना चाहते हैं, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब चलिए, अगर हम टेंजेंशियली दिखना चाहते हैं तो टेंजेंट के अलोंग ये रखेंगे, इसे देंगे टी कैप। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसके भी अगर कंपोनेंट करेंगे आप, तो आप इसके कंपोनेंट करेंगे, एक ये रहेगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही है कि ये किस तरीके से, तो देखिए, जब भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक नीचे ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है और आगे भी आ रहा है, तो एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट आगे की तरफ ऐसा रहेगा, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आपको पता है। अब समझते हैं कि थीटा कौन होगा। तो देखिए, अगर ये थीटा है तो ये आपका कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया, अब ज़रा यहाँ पे गौर करिएगा। ठीक है, यहाँ गौर करिएगा कि इसमें से आखिर थीटा होने वाला कौन सा है, उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं अपन। तो देखिए, ये अगर थीटा, तो आपने देखा कि ये थीटा और ये आपका क्या है 90 माइनस थीटा, ऐसा कुछ है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ से अपन एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो यहाँ से आप आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, आप जब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे
आगे बढ़ाइए और ऐसे बढ़ाइए। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या आएगा, थीटा आएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये देखिए, ये हम बोल रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा आपका 90 माइनस थीटा। ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये फिर कितना आएगा, थीटा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये मतलब जो थीटा आएगा वो इसके और इसके बीच में आएगा। तो बाकी सबको हम हटाते हैं क्योंकि बाकी सब किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बस थीटा देखना था अपने को। अब देखिए, अगर टी कैप की बात कर रहे हैं तो टी कैप एक यूनिट वेक्टर है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, यहाँ से अगर कंपोनेंट की बात करें तो 1 आएगा और ये थीटा है तो इसके साथ कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा, तो ये फिर कितना आएगा, 1 साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 साइन थीटा ये आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं टी कैप की, तो टी कैप जो आएगा वो एक्चुअल में आएगा क्या, सबसे पहले आई लिखते हैं, तो 1 साइन थीटा, तो लिखेंगे 1 साइन थीटा। ये अगर बात की जाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉजिटिव के तरफ प्लस आई कैप, तो निगेटिव की तरफ क्या होगा, माइनस आई कैप, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए, ये ऊपर की तरफ है तो लिखेंगे प्लस कॉस थीटा जे कैप, वो भी प्लस वाला, ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि जो टी कैप आया है वो आया है एक्चुअल में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये आपका आ गया है। ठीक है, तो इसे भी आपको अभी ध्यान रखना है, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी कैप इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, अपन ये लिख देंगे। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और कुछ चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ जी, चलिए, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आपको बात समझ में आ गई है, नीचे हमने वो लिख दिया है। अब हम बात करेंगे इसके डिफ्रेंसिएशन की, कि इसकी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, मतलब अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो एक्सेलरेशन के ऊपर जाना है ना, वो इसी रास्ते से जाएंगे अपन, और इस रास्ते से जाएंगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियरली समझ में आएंगी, इसीलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। अदरवाइज हम आपको डायरेक्टली भी लिखवा सकते थे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं आर कैप, और आर कैप की वैल्यू आपको क्या गिवन है कि कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा आर कैप इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा, और ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, हम ये लिखेंगे। चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा आई कैप प्लस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा जे कैप, हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आ गया है। अगर इसकी बात की जाए तो आप इसको ऐसे ही अभी रहने दो कि डी अपॉन डी थीटा आर कैप, इसको जैसे है वैसे आप रहने दो। अब देखिए, अगर आपको याद हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो अगर हम साइन थीटा के डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, तो ये आता है कॉस थीटा।
लेकिन अगर यहीं पे कॉस थीटा के डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन आता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप करिए तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या जाएगा, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आपका आई कैप है तो आई कैप ही रहेगा, प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन है कॉस थीटा और ये जे कैप। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी अपॉन डी थीटा आर कैप, ये आ गया। अब यहाँ से समझिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, तो माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, तो ये आपको टी कैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से टी कैप की वही वैल्यू है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि अगर आप रेडियल वेक्टर को रेडियल को डिफरेंशिएट करिए तो आपको उसकी जो डायरेक्शन मिलेगी वो टेंजेंशियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेंजेंशियल, क्योंकि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, टी कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हटा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, इसको हम बोल रहे हैं कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये आपको दे देगा टी कैप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बात और समझते हैं अपन, ये तो बात इसकी हो गई। अगर हम टी कैप को डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से अब टी कैप लेंगे और टी कैप की वैल्यू क्या गिवन है उसको भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें टी कैप की तो टी कैप दिया है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये गिवन है। ठीक है, फिर हम वही बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो लिखेंगे डी अपॉन डी थीटा टी कैप इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये लेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगर अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डी अपॉन डी थीटा यहाँ से लेंगे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस लेंगे आप डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा जे कैप, ये लेंगे। अच्छा, यहाँ से माइनस जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ से मिल गया कॉस थीटा आई कैप। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और ये आ गया जे कैप। चाहो तो आप माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये बनेगा। तो आपने ये देखा कि डी अपॉन डी थीटा टी कैप की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, और इसे अगर देखा जाए तो आप इतने पोर्शन को ध्यान दीजिए, ये पोर्शन किसके बराबर है, माइनस आर कैप के। देखिए ये माइनस तो था लेकिन कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप की वैल्यू क्या है, आर कैप के, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं आर कैप, यानी कि हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी थीटा टी कैप इज इक्वल्स टू माइनस आर कैप, ये लिख सकते हैं। तो हम इधर लिख ले रहे हैं इसको कि डी अपॉन डी थीटा टी कैप इज इक्वल्स टू माइनस आर कैप, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं, और इसे थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है,
आप इतनी बातों को थोड़ा एक बार देखिए, आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये बात समझ में आपको आ गई तो थोड़ा इसी के आगे अब अपन देखते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, फिर बात करेंगे हम इसके एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है? तो एक वे में चलेंगे अपन और फिर समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो हमारी हेडिंग होने वाली है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो लिखेंगे हम वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब ज़रा इस चीज़ को आप समझिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक? कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अभी हमने देखो, अगर बात करें यहाँ पे कि पार्टिकल यहाँ पे था, तो हम रेडियल वेक्टर की बात कर रहे थे। तो अगर रेडियल वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि एक वेक्टर देखने को मिलेगा, वो कुछ ऐसे रहेगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आर कैप, ये हो जाएगा। और इस सर्कल का रेडियस हम ले लेते हैं आर, ये ओ है, ये पी है, ये होगा। तो ये इस पार्टिकल का जो अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका रेडियल डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ठीक है? उसका रेडियस ये होगा। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर के बारे में कि जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, अगर हम आर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? आर, और इसकी डायरेक्शन क्या है? आर कैप है। मैग्नीट्यूड आर है और डायरेक्शन आर कैप है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या लेंगे? यहाँ से हम बात करेंगे कि ये देखिए आया क्या है, तो आया है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर आर कैप, ये आया है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसे आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डी अपॉन डी टी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और ये आर आर कैप, ये हम लेंगे, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ से अगर बात की जाए, हाँ जी, चलिए, अगर यहाँ से बात की जाए तो ये आर आपका क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अच्छा, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे वी वेक्टर लिख सकते हैं, मतलब आप यहीं पे बोल सकते थे कि हम निकालने क्या जा रहे हैं? वी वेक्टर। तो वी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखिए आर आपका कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा है आपका? डी अपॉन डी टी, और ये बचा है आपका आर कैप। अब इसमें एक तरीका है, आप यहाँ पे क्या करिए अपने तरफ से कि ऊपर और नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो क्या प्रोवाइड करता है। तो आपको पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो होता है ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी, यही होता है। तो आप लिखेंगे वी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी के प्लेस पे हमने क्या लिख लिया है? ओमेगा, ये आ गया।
अब बचा क्या है, डी अपॉन डी थीटा, ये बचा है। तो डी अपॉन डी थीटा और ये आर कैप, ये आ गया है। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को देखिए कि वी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ठीक है, डी आर कैप अपॉन डी टी क्या है, तो डी आर कैप अपॉन डी टी बराबर टी कैप है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आपका टी कैप है, तो वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, तो ये आपको मिला क्या है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने ये देखा कि जो v वेक्टर इक्वल्स टू आर ओमेगा इंटू टी कैप है, तो जो यहाँ से वेलोसिटी मिली है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, एलोंग टेंजेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसे कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमारा आ गया है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। इतनी बात ठीक है। तो देखिए, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है अभी, लेकिन अगर हम चाहें तो केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड लिख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहे हैं, और यहाँ से देखिए अब हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जो v वेक्टर आया है वो r ओमेगा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एलोंग टेंजेंट। ये हो गया। तो हम चाहें तो यहाँ से अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिख सकते थे v वेक्टर का मॉड, और ये केवल और केवल क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी इज एलोंग टेंजेंट डायरेक्शन, ये टेंजेंट के एलोंग उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी की हेल्प से एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे हेडिंग होने वाली है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग है हमारी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इसे भी हटा दें, ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी वेक्टर, आप ऐसे बोल सकते हैं, यही होता है एक्सेलरेशन। अब v के प्लेस पे आप ये चीज़ पुट करिए, तो जब ये पुट करेंगे यहाँ पे तो आप लिखेंगे d अपॉन डी टी, और v वेक्टर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं r ओमेगा टी कैप, r ओमेगा टी कैप आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात की जाए तो r यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी सर्कल का रेडियस यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है, फिक्स रहने वाला है। तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको अब अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग अलग जब करेंगे आप तो यहाँ पे क्या देखेंगे, आर को आप बाहर ले लीजिए कांस्टेंट होने के कारण, लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और इसको अब ऐसे बना लीजिए ओमेगा, एक बार आप इसको लीजिए और एक बार इसको लीजिए, तो जब इसको आपने लिया तो ये आपका बाहर आ जाएगा, इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, इनटू में टी कैप आप ये लिख दीजिए, प्लस में अब क्या करिए आप कि यहाँ पे आप ओमेगा को बाहर ले लीजिए, तो जब ओमेगा को बाहर लेंगे तो लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे टी कैप आप ये लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया है। अब यहाँ पे अगर ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी की बात करें तो ये क्या होता है, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी ये आपका होता है अल्फ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड अल्फ़ा, तो ये आपका अल्फ़ा मिल गया। अब यहाँ से ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आर, तो ठीक है, अब आर को चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, इसके प्लेस पे हम लिखने वाले हैं अल्फ़ा,
तो ये आ गया अल्फ़ा और ये हमारा है टी कैप, ये हो गया प्लस। अब देखिए ये ओमेगा है, इसको रहने दीजिए और ये आर अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आर ओमेगा और ये बनेगा आपका डी टी कैप अपॉन डी टी। अब देखिए फिर से वही काम करिए, यहाँ पे भी आप अपने तरफ से डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट सीखे आप नहीं कर सकते, अपने मन से ऑन द स्पॉट तो एकदम नहीं कर सकते, इसीलिए प्रैक्टिस यहाँ पे ज़रूरी होगा कि आप इस चीज़ को समझें और याद भी रखें। अब देखिए फिर से वही कहानी कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, ओमेगा। डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, ओमेगा। ये आपको पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। तो अब हम इस वाले पोर्शन को अभी लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे समझिए आर ओमेगा, ये तो ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी, इसके प्लेस पे ओमेगा, तो इनटू ओमेगा आप ये करेंगे। अब बचा क्या है, डी टी कैप अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इनटू डी अपॉन डी थीटा और ये टी कैप आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा टी कैप, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, आपको बस अब गौर करना कहाँ पे है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। तो इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो डी टी कैप अपॉन डी थीटा, यहाँ आइए, डी टी कैप अपॉन डी थीटा बराबर माइनस आर कैप आता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस आर कैप। तो अगर इसे प्रॉपरली लिखा जाए तो प्रॉपरली आप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा टी कैप माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर आर कैप, ये आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने देखा कि जो एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का होता है किसी सर्कुलर मोशन में या किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर, वो दो टाइप का यहाँ देखने को मिला। ये आर कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल, और टी कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो आर अल्फ़ा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ए टी है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो आपका आएगा इसे आप बोल सकते हैं ए सी या ए आर बोल दीजिए, ए आर बोल दीजिए, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, इस पोर्शन को हम हटाते हैं और यहाँ से हम लिखेंगे कि देखिए जो आपका ए वेक्टर आया है वो एक्चुअल में ए टी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई है कि जो ए टी होगा वो आर अल्फ़ा होगा, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी। लेकिन एक और आया है ए आर, जिसे अपन बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, और वो रेडियस के अलोंग आया है और उसकी वैल्यू होगी आर ओमेगा स्क्वायर या या ओमेगा स्क्वायर आर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फ़ा होता है और रेडियल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसे हमें समझना होता है। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये आया है रिजल्टेंट आया है, किसी सर्कल की बात करें तो किसी भी सर्कल के अंदर दो टाइप के एक्सेलरेशन पाए जाते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है आपका टेंजेंशियल। और दोनों को अगर मिला के लिखा जाए तो लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। और मान लीजिए आपको इसके मैग्नीट्यूड निकालना हो, मतलब ए वेक्टर का मॉड निकालना हो, यानी कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आप सबको ध्यान होगा कि निकालने का तरीका होता है कि ए टी का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ए आर का स्क्वायर कर दीजिए और यही आपका आ गया एक्सेलरेशन का
मैग्नीट्यूड। बात पल्ले पड़ी, तो ये हो गया। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कि अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो वेलोसिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। और हम एक्चुअल में सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए ये हटा ही देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। हाँ, फिलहाल एक चीज़ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा या ओमेगा आर, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये होता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को दो टाइप से या दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है AT और दूसरा होता है आपका AR। ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो R अल्फ़ा होता है। अगर रेडियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर R। अब इन्हीं दोनों को रिप्रेजेंट करना है हमें फ़ोटो के ऊपर, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारी हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो मान लेते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। इस पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी v और ये भी आपकी v। तो ये v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर ओमेगा। ये भी क्या होगा, आर ओमेगा। ये भी क्या होगा, आर ओमेगा। ये भी आपका आर ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्सेलरेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रा आप उसे देखिए। ये सर्कुलर पाथ है। अब देखिए दो तरीके के एक्सेलरेशन पाए गए, एक होता है टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, और एक होगा रेडियल जो सेंटर के अलॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब रेडियस के अलॉन्ग होगा, आप ये बोल सकते हैं रेडियस के अलॉन्ग होगा, ये होगा। तो देखिए यहाँ से आप एक देखेंगे इधर की तरफ, रेडियस की तरफ, ठीक है, और एक ये रहा, ये हम सेंटर की तरफ ही ले रहे हैं, ठीक है। ये कहीं पे भी हो लेकिन हमेशा ये सेंटर की तरफ ही जाएगा। तो हम इसे जो बोलेंगे, इसे नाम देंगे, वो होगा AT यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू आर अल्फ़ा। ये भी होगा AT, ये भी होगा AT, ये भी होगा AT, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर अल्फ़ा। यहाँ पे भी लिखेंगे आप आर अल्फ़ा, यहाँ पे भी आप लिखेंगे आर अल्फ़ा, ये लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रेडियल की, तो आप लिख सकते हैं AR, ये भी AR, ये भी आपका AR, ये भी आपका AR। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो ये ओमेगा स्क्वायर R है, ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर R है, ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर R है, ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर R है। बात समझ में आ रही है। तो ये होगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन और ये होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो किसी सर्कुलर पाथ पे रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आप इसे एक बार देखिए। चलिए अगर हो गया तो थोड़ा सा और बचा हुआ है, उस चीज़ को भी अपन देख लेते हैं, और फिर आज की सभा ये का लास्ट है ये, और यहीं पे ख़त्म करेंगे आज की कहानी।
और फिर इसके आगे हमें और भी पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर बैंकिंग ऑफ रोड, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसके बाद आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, मान लीजिए अभी हमने देखा कि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये होता था dv/dt। क्या होता था? dv/dt। ये अच्छा, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं d/dt। v इक्वल्स टू क्या होता है? r ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा ये होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें तो r को बाहर ले लें, d/dt और अंदर ओमेगा कर दें, तो d ओमेगा/dt क्या होता है? अल्फ़ा। तो यानी कि r अल्फ़ा ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसे आप dv/dt, d/dt r ओमेगा या r d ओमेगा/dt या r अल्फ़ा ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए कि हम बोल दें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? हमने बोला कि AT 0 हो गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया है, ऐसा मान लें। तो जब हम ऐसा मानेंगे तो इसके कहने का मतलब ये है कि dv/dt इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, हम नॉर्मली यही बोलने वाले हैं, या फिर इसके मैग्नीट्यूड की भी बात कर सकते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर dv/dt की अगर वैल्यू 0 आ गई है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होने वाला है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, और फिक्स होने का क्या मतलब है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, तो उस सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब है कि अगर इस A वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v है, तो B वाले पॉइंट पर भी उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v ही होने वाला है, C वाले पॉइंट पर भी उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v होने वाला है। इसका मतलब हम बोलने वाले हैं कि v इनिशियल इज इक्वल्स टू v फाइनल। v इनिशियल इज इक्वल्स टू v फाइनल, हम ये बोलने वाले हैं ओवरऑल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।